इससे पहले हमने करंट अफेयर्स कर लिया था, ये वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब हम आज करेंगे क्वाड से, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वाड क्या होता है। क्वाड क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं अभी सुर्खियों में क्या रहा, क्यों रहा, क्योंकि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने स्ट्रेथेनिंग यूएस ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान कॉपरेशन अथवा स्ट्रेथेनिंग द क्वाड एक्ट एक पारित किया है, ठीक, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने, ठीक है। इसलिए क्वाड अभी चर्चा में था। इससे क्या हुआ कि इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विलमिंगटन में आयोजित क्वाड लीडर्स समिट में भाग लिया, ठीक है। मोदी जी गए थे वहाँ पे। क्वाड लीडर समिट में अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए क्वाड विलमिंगटन घोषणा पत्र को अपनाया गया है, ठीक है। क्वाड विलमिंगटन घोषणा पत्र को अपनाया गया है। ये किससे रिलेटेड है, क्वाड से रिलेटेड है। क्वाड विलमिंगटन घोषणा पत्र कहाँ पे इसको पारित किया गया था, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ देखिए कहाँ पे इसे पारित किया गया था, तो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पारित किया गया था क्वाड विलमिंगटन घोषणा पत्र, ठीक है। क्वाड विलमिंगटन घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। देखिए क्वाड कैंसर मूनसॉट यानी कि सर्वाइकल कैंसर से निपटने हेतु साझेदारी, क्योंकि अभी हर जगह सर्वाइकल कैंसर के जो भी हैं मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्वाड कैंसर मूनसॉट लाया गया है, ठीक है। क्वाड पोर्ट्स फॉर द फ्यूचर पार्टनरशिप, इसके लिए क्या है कि ये क्या है कि संधारणीय बंदरगाह अवसंरचना के विकास में सहायता करने के लिए, ठीक है। मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक यानी कि मैत्री की घोषणा की गई है, ठीक है। मैत्री क्या है कि 2022 में घोषित समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए हिंद प्रशांत साझेदारी तथा अन्य क्वाड पहलों के माध्यम से प्रदान किए गए साधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगी। तो देखिए ये अगर यूपीएससी पूछेगा, ठीक है, तो वो इतना पूछेगा कि क्या नाम है, ये स्टेटमेंट दे देगा, बाकायदा ये लाइन दे देगा कि जो मैत्री है वो क्या है कि समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए हिंद प्रशांत साझेदारी तथा अन्य क्वाड पहलों के माध्यम से प्रदान किए गए साधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगी, ठीक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा इस, और यूपीएससी और कुछ नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि क्या नाम है, ये है क्या, यानी कि ये यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है, जो ये घोषणा हुई है ना यहाँ से, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखते हैं 2025 के लिए क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन की घोषणा की गई है। किसके लिए, 2025 के लिए, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि ये स्टेट पीसीएस में या स्टेट कोई भी वनडे एग्जाम में ये पूछेगा कि क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 किसके लिए घोषणा की गई, 2025, 24, 26, 27 ऐसे, ठीक। तो ये आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल जैसे कि स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इतना नहीं पूछेगा। यह मिशन ये क्या है कि क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन क्या है कि भागीदार देशों के बीच समन्वय में सुधार करने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर देगा। किस पे, समुद्री सुरक्षा को, ठीक है। भारत 2025 में क्वाड लीडर समिट की भी मेजबानी करेगा। 2025 का क्वाड लीडर समिट कहाँ होगा, इंडिया में होगा। इसके अलावा जनवरी 2025 में क्वाड के ने सहयोग के 20 वर्ष भी पूरे कर लिए, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट क्या है, ये क्या है कि स्ट्रेंथनिंग द, एक सेकेंड, स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट के बारे में जानते हैं कि उसका उद्देश्य है, स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट का उद्देश्य है कि क्वाड के 4 सदस्यों के बीच संयुक्त सहयोग को मजबूत करना तथा एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी, समृद्ध और स्वस्थ इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना है, ठीक है। गठन कब हुआ स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट का, नवगठित क्वाड वर्किंग ग्रुप की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप को लाया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि लीडर्स लेवल के 6 वर्किंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं। पहला तो स्वास्थ्य, 2023 में क्वाड देशों ने व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की, नहीं आएगा। जलवायु 2022 में क्वाड क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज यानी कि क्यू चैम्प नामक एक पहल शुरू किया गया। स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्यू चैम्प क्या है, किससे रिलेटेड है, या यूपीएससी में भी पूछ सकता है कि क्यू चैम्प किससे रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, इससे के अलावा इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक।
महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियाँ, इसमें देखेंगे कि प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पहल 2021 लॉन्च किया गया, ये पहले से है, ठीक है। समुद्र 2022 में समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए इंडो पैसिफिक भागीदारी यानी IPMDA की शुरुआत की गई, ठीक। अवसंरचना में 2018 में इंडो पैसिफिक में अवसंरचना में निवेश के लिए त्रिपक्षीय भागीदारी शुरू की गई, ओके। साइबर सुरक्षा 2022 में क्वाड साइबर सुरक्षा भागीदारी की स्थापना की गई 2022 में। अब देखिए ये स्वास्थ्य, जलवायु, प्रौद्योगिकी, समुद्र अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, ये तो एक मतलब जितने भी इंडिया जिस भी कंट्री के साथ कोई भी पैक्ट साइन करता है तो वो ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं, तो ये तो आप वैसे भी गैस कर सकते हैं, बट ये सब नहीं पूछेगा। इसमें बस यही पूछ सकता है कि क्वाड में कौन कौन से कंट्री शामिल है, तो देखिए इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ये स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी के लिए भी, ठीक। इसके अलावा अगर पूछेगा भी कि किस किस पे साइन किया तो कोई वो आप कर ही लोगे कि बस 5-6 हमारे की प्राइमरी पॉइंट होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य है, प्रौद्योगिकी है, साइबर सुरक्षा है, आतंकवादी, इन्हीं सब पे साइन करता रहता है। ये क्यू चैम्प इम्पॉर्टेंट है, क्यू चैम्प यहाँ पे क्यू चैम्प पहल किसने शुरू की, ये स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर यूपीएससी में पूछेगा तो ये पूछेगा कि क्यू चैम्प है क्या, ठीक। चलिए विकास क्रम 2004 में क्या हुआ कि सुनामी राहत प्रयासों से शुरू हुआ 2004 यह मंच अंततः 4 देशों के बीच सहयोग के रूप में आगे बढ़ा, मतलब 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी क्वाड की, ठीक है। 2007 में क्या हुआ कि जापान द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। आसियान क्षेत्रीय मंच के दौरान पहली क्वाड बैठक आयोजित की गई थी। 2017 में क्या हुआ कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान फिलीपींस में पहली आधिकारिक वार्ता आयोजित की गई। पहली क्वाड की पहली आधिकारिक वार्ता कहाँ पे हुई थी, तो फिलीपींस में। ये पूछ सकता है यूपीएससी कि 2017 में या 2018 में, अगर ये देखे, अगर ये ईयर सही दे देगा तो ये जगह गलत देगा, जगह सही दे देगा ईयर गलत देगा, क्योंकि दोनों ही डेटा हैं, दोनों फैक्ट है। ये मैंने आपको जब PYQ सॉल्व करवाया है तो बताया है, ठीक। तो आपको इस पर इतना ज़्यादा लोड लेने की नीड नहीं है बस, लेकिन आपको ये इतना याद रहता नहीं है, बट फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर याद हो पाए तो सो मच बेटर है, ठीक है। उद्देश्य देखते हैं, यह एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत, जो क्वाड है उसका उद्देश्य है कि एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत का समर्थन करता है जो समुद्र और मजबूत हो, ठीक। अब स्क्वाड क्या है, स्क्वाड अमेरिका में ने 2004 में स्क्वाड को संस्थागत रूप देकर आरंभ किया था। 2024 में स्क्वाड को अमेरिका ने शुरू किया है, ठीक है। स्क्वाड के सदस्यों ने कि स्क्वाड एक नई 4 तरफा सुरक्षा व्यवस्था क्या है, एक व्यवस्था है, जैसे अपने यहाँ है NCC वगैरह को हम देखते हैं, ऐसा ही कुछ है। लेकिन इसमें क्या कौन कौन शामिल है, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और जापान शामिल हैं, ठीक है। इसमें 4 कंट्री शामिल हैं स्क्वाड में, और इसे अमेरिका ने 2024 में स्टार्ट किया, ठीक। स्क्वाड का उद्देश्य क्या है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के सैनिकीकरण का मुकाबला करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकीकरण को गहरा करना, इसका ये उद्देश्य है, ठीक है। तो आपको ये पूछ सकता है, बस यूपीएससी इतना ही पूछेगा कि स्क्वाड अभी लेटेस्ट बना है, तो ये पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है। तो कंट्री आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्क्वाड की, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी। कंट्री देखिए, मैं कंट्री पे इसलिए फोकस करी क्योंकि यूपीएससी अभी 4-5 साल से ना कंट्री पे, जैसे G20, G10, G4, G7, SCO, क्वाड, इन सब की कंट्री पूछ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। कंट्री आप याद कर लीजिएगा, और इतना ज़्यादा ये फैक्चुअल होता है ना कि जल्दी याद भी नहीं होता। अब ऑकस देखते हैं क्या है, ऑकस की स्थापना को 5 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है, 5 वर्ष पूरा हुआ है, तो इसलिए ऑकस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब देखिए उत्पत्ति कब हुई ऑकस की, 2021 में हुई, ठीक। प्रकृति ऑकस एक त्रिपक्षीय रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी है, ठीक है। सदस्य ऑकस के कौन कौन से हैं कि अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है और ऑस्ट्रेलिया। भारत इसका सदस्य देश नहीं। अब देखिए यूपीएससी क्या करेगा कि बोल देगा कि ऑकस की स्थापना 2021 में, कभी दे देगा कि हाँ ठीक है 2021 में हुई थी, दे भी सकता है कि सही डेटा दे सकता है। उसके बाद कर देगा कि भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑकस का भारत संस्थापक सदस्य नहीं है, सदस्य देश नहीं है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ऑकस में 4 कंट्री हैं, 3 कंट्री हैं ऑकस में, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। देखिए इससे भी तो निकल रहा है UK, US,
ऑस्ट्रेलिया, ऑकस, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया 3 ही सदस्य हैं, तो भारत ऑकस का मेंबर नहीं है। ठीक है, उद्देश्य क्या ऑकस का कि उद्देश्य सदस्य देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, तकनीकी एकीकरण में तेजी लाना और औद्योगिकी क्षमता का विस्तार करना शामिल है। ऑकस का उद्देश्य है। ठीक, कंट्री इंपॉर्टेंट है, कंट्री आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, आपके फिंगर पे होना चाहिए कंट्री ऑकस का। तो ऑकस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ठीक है, ऑकस की विशेषताएं क्या है? ऑकस का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना। ठीक है, ऑकस भी नाटो की तरह कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है। ठीक, अब ये पूछ सकता है यूपीएससी, अगर उसका मन हुआ तो वैसे जनरली कंट्री पूछेगा, बट कि हाँ ये ऐसा कुछ है। तो एक बार ऑकस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 5 साल पूरे हुए ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा ऑकस को। कंट्री भी और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो भी। अब देखिए ऑकस क्या है कि मुख्य रूप से रक्षा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साझा करने की सुविधा के लिए 2021 में एक कानूनी रूप से बाध्यकारी त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट यानी ENNPIA के रूप में जाना जाता है। ओके, ठीक है, इसमें मेनली आपका कंट्री इंपॉर्टेंट है ऑकस में। अभी 5 साल पूरे हुए तो हो सकता है यूपीएससी पूछ ले। अब देखें ऑकस की संरचना। पिलर वन में क्या है कि इसमें पारंपरिक हथियारों से युक्त और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों का विकास शामिल है। किसमें? पारंपरिक हथियारों से युक्त और परमाणु ऊर्जा से संचालित। ठीक है, इसके तहत ऑकस के तहत यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका दोनों ही देश ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियां बनाने में मदद करें। यानी कि यूएसए और यूके ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाने में मदद कर रहे हैं ऑकस में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला पारंपरिक रूप से सशस्त्र एसेसन पनडुब्बी बेड़ा हासिल करने में सहायता करना शामिल है। ठीक है, ऑकस में पिलर 1 में क्या है कि जो यूएसए हैं और यूके हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एक जो पारंपरिक आधार पर जो वहाँ पे पनडुब्बी बनाई जाती थी उसमें मदद करना, उसको बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। ठीक है, पिलर 2 में क्या है कि इसमें उन्नत क्षमता विकास शामिल है। इसमें क्या है कि उन्नत क्षमता विकास शामिल है और इसके तहत सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, इनमें साइबर क्षमता तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी अतिरिक्त क्षमताओं का विकास शामिल है। ठीक, जैसे कि हाइपरसोनिक फ्लाइट टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि हाई फ्लाइट प्रोजेक्ट अरेंजमेंट। अब देखिए, अब पिलर ऑकस में क्या है, इसमें इसके लिए ऑकस में सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑकस के लिए ऑकस में है एक कंट्री नेम, आपको पता होना चाहिए कंट्री नेम पता होना चाहिए आपको, और चाहिए, और सेकंड की कंट्री नेम याद होना चाहिए आपको, और सेकंड कि हम इसमें 2 पिलर हैं ऑकस में। ठीक, पहला है कि पहले पिलर में जो है वो पारंपरिक आधारित है, दूसरे में टेक्नोलॉजी आधारित है। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, और ये हाई फ्लाइट प्रोजेक्ट ये आ सकता है, ये आप देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। पिलर 2 में हाई फ्लाइट नाम जो है हाई फ्लाइट, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। बस हम इसमें उतना पढ़ेंगे जितना हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, फालतू का नहीं पढ़ेंगे, फालतू का कचरा मैं नहीं आपको याद कराऊंगी, बस जितना इम्पॉर्टेंट है वो पढ़िए। अब देखिए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF। ठीक है, देखते हैं क्या सुर्खियों में रहा, क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में भारत ने समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF के तहत अपनी तरह के पहले समझौते पर हस्ताक्षर करके उनका आदान प्रदान किया है। ओके, अब इसे संबंधित अन्य फैक्ट हैं कि ये समझौते IPEF के तहत क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी और IPEF ओवर रीचिंग व्यवस्था पर केंद्रित है। ठीक है, IPEF क्लीनिंग इकोनॉमिक समझौता पिलर 3 स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग में तेजी लाना। ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक, निवेश और क्षमता निर्माण या उद्योगों निवेश विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME के लिए है।
साथ ही इसका उद्देश्य आईपीईएफ कैटेलिटिक कैपिटल फंड, आईपीईएफ एक्सेलरेटर जैसे सहयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना भी है। ठीक है, आईपीईएफ फेयर इकोनॉमिक समझौता यानी पिलर 4 में क्या है कि पारदर्शी और पूर्वानुमानित व्यापार एवं निवेश व्यवस्था है। इसके तहत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, ठीक कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, घरेलू संसाधन जुटाने तथा कर प्रशासन में सुधार लाने हेतु पहलों को समर्थन दिया जाएगा। अब देखिए इसमें पिलर 4 में क्या है कि ये मेनली जो भी टैक्स वैक्स से रिलेटेड है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मेनली करप्शन और टैक्स वैक्स से रिलेटेड है पिलर 4। ठीक, इससे ज़्यादा याद हो भी नहीं पाएगा, बस उतना ही याद करिए जितना इंपॉर्टेंट है। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर आएगा तो आप उसको एलिमिनेट कर लेंगे, याद आप उसको देख करके आंसर टिक तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। फर्स्ट क्या है कि एमएसएमई से रिलेटेड है, ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सेकेंड आपका क्या है कि पिलर 4 में ये करप्शन और टैक्स वैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ओवर रीचिंग आईपीएफ समझौता क्या, देखिए पिलर 3 ग्रीन टेक्नोलॉजी, यानी कि पिलर 3 है ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्या नाम है, ग्रीन टेक्नोलॉजी एमएसएमई, और पिलर 4 है करप्शन और टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए आपको इसमें, और ज़्यादा कुछ याद मत करिएगा, बस ये 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा। ओवर रीचिंग आईपीएफ समझौता क्या है कि आईपीएफ से जुड़े अलग अलग समझौतों पर मंत्री स्तरीय लेवल पर उच्च स्तरीय राजनीतिक निगरानी फ्रेमवर्क स्थापित करना। ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये पिलर 3 और पिलर 4 में क्या है ये इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, कि आईपीएफ में कोई 2 पिलर होते हैं, पिलर 3 पिलर 4। पिलर 3 किससे रिलेटेड है, पिलर 3 किससे रिलेटेड है, पिलर 3 है ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और एमएसएमई से। पिलर 4 किससे रिलेटेड है, तो करप्शन एंड टैक्स से रिलेटेड है। ये एकदम याद होना चाहिए आपको। चलिए आईपीएफ का त्वरित अवलोकन देखते हैं। उत्पत्ति कब हुई आईपीएफ की, तो 2022 में हुई थी, टोक्यो में आरंभ किया गया था। ठीक है, अमेरिका ने लॉन्च किया था, तो कब आईपीएफ को लॉन्च किया गया था, 2022 में, टोक्यो में, अमेरिका में। ये 3 इंपॉर्टेंट है। आईपीएफ के 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, थर्ड स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। भाई ठीक, भारत आईपीएफ के 3 स्तंभों में तो शामिल हो गया, लेकिन स्तंभ फर्स्ट यानी कि व्यापार स्तंभ में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल। अब देखिए पूछेगा कि अगर पूछेगा तो, या वैसे आईपीएफ सिंगल रेटिंग है, अगर पूछा तो ये पूछेगा कि भारत इसमें से 4 स्तंभ है, चारों में शामिल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड थर्ड फोर्थ में है और फर्स्ट में नहीं है। इंडिया, भारत इसमें शामिल नहीं है, भारत फर्स्ट में शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, अब सदस्य कौन कौन है आईपीएफ के, तो 14 भागीदार देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और यूएसए। ठीक है, 14 भागीदार देश हैं आईपीएफ के, 14 भागीदार देश हैं। कंट्री याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनरली कंट्री पूछता है, और कंट्री में ही हम कंफ्यूज होकर के एक क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं या तो गलत कराते हैं। बहुत रेयरेस्ट होता है कि हमारा क्वेश्चन सही हो। चलिए उद्देश्य क्या है आईपीएफ का, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, शांति और समृद्धि एज यूजुअल जो सबका उद्देश्य होता है वही है, आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ साझेदारी देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना, इतना ही इसका उद्देश्य है। उद्देश्य इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्री इंपॉर्टेंट है, और किस में भारत शामिल है, भारत इसका मेंबर है नहीं है, और किस में शामिल है। फर्स्ट है कंट्री, इसमें आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए। पहला कंट्री नेम कि कौन कौन सी कंट्री शामिल है। ठीक है, सेकंड भारत सदस्य है नहीं है। ठीक है, और है तो किसका है, भारत सदस्य है या नहीं। ठीक है, और स्थापना ये आपको तो पता होना चाहिए। थर्ड देख लीजिएगा, वैसे स्थापना भी देख लीजिएगा, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी किसी की स्थापना तो पता होना ही चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आईपीएफ के तहत कुछ पहल शुरू की गई है। पहला आईपीएफ अपस्किलिंग पहल, इसमें क्या है कि 2022 में शुरू किया गया था, पता तो हमें टोक्यो में हुआ था, यूएसए ने लॉन्च किया था। ठीक, मुख्य रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं और बालिकाओं के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक, अब देखिए क्रिटिकल मिनरल डायलॉग कोई एक है CMD, इसमें क्या है कि इसके तहत खनिज संसाधनों के मानचित्रण, व्यापार प्रवाह, रिसाइकलिंग सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है,
कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम यानी CWP क्या है? तो CWP में IPF देशों के बीच सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना शामिल है। ओके, अब देखते हैं आपूर्ति श्रृंखला समझौता क्या है। कि भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये लाइन। ठीक, भारत और इंडो पैसिफिक यानी कि इंडिया, एक सेकेंड, हाँ, इंडिया और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF के 13 अन्य भागीदारों ने आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित 3 निकाय स्थापित किए। ठीक है, ये 3 निकाय हैं आपूर्ति श्रृंखला परिषद, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क, श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके लिए बस जो मैंने ऊपर लिख दिया है ना कि कंट्री नेम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, भारत सदस्य है या नहीं है, और इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, बाकी और नहीं पूछेगा, और कितना पूछेगा यूपीएससी, और जो पूछेगा वो स्टेटमेंट देगा, तो आप लोग स्टेटमेंट एक बार देख लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ तो आपको एकदम रटा होना चाहिए, जो 3 ऊपर लिखते हैं मैंने। अब देखते हैं, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC, देखते हैं क्यों रहा सुर्खियों में। तो भारत के विदेश मंत्री ने CII इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा है कि IMEC ग्लोबल कनेक्टिविटी की आधारशिला होगी। ओके, IMEC का त्वरित अवलोकन देखते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 2023 में नई दिल्ली में हुआ, जब G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। उसके दौरान एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को आपस में जोड़ने हेतु इस परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, तो जब G20 का भी शिखर सम्मेलन हुआ था इंडिया में 2023 में, तभी इसके उस पर हस्ताक्षर हुए, नहीं तभी ये IMEC आया। ठीक है, IMEC परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी यानी PGII का हिस्सा है। इसके जरिए एक विश्वसनीय व लागत प्रभावी सीमा पार जहाज रेल पारगमन नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक, कि क्या है, इसके जरिए एक विश्वसनीय व लागत प्रभावी सीमा पार जहाज रेल पारगमन नेटवर्क का निर्माण किया जाना है। ठीक है, पूर्वी गलियारा, इसमें क्या है कि पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक, पूर्वी गलियारे के माध्यम से भारत के बंदरगाहों जैसे कि मुंबई और मुद्रा को संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाहों जैसे फुजेरा और जैबल अली, ये पूछ सकता है कि ये कहाँ के हैं, फुजेरा, जैबल अली, और संभवतः ओमान एवं सऊदी अरब के अन्य बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। इसमें यही शामिल होगा IMEC में। ठीक है, अब उत्तरी गलियारा क्या, यह अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है, ये हमें पता है। ठीक, मान के चलते हमें पता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, मैपिंग किया है तो। ये देखिए, उत्तरी गलियारा में क्या है कि यह अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। ठीक, इस गलियारे के उत्तरी गलियारे के माध्यम से सऊदी अरब, जॉर्डन और इसराइल जैसे देशों के बंदरगाहों को यूरोप से जोड़ा जाएगा, यानी कि सऊदी अरब, जॉर्डन और इसराइल। मैपिंग करके जाइएगा अच्छे से। फिर हाइफा के माध्यम से ग्रीस और मौजूदा रेल एवं सड़क नेटवर्क का उपयोग करके आगे यूरोप से जोड़ा जाएगा। ठीक, उत्तरी गलियारे में ये है। IMEC के सदस्य कौन है? भारत, ये इम्पॉर्टेंट है। IMEC के सदस्य भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका, इतने सदस्य हैं इसके। सदस्य पूछ सकता है कि IMEC अभी हाल ही में बना, इसके सदस्य कौन से हैं? ये देखिए, मैपिंग में भी दिया है। ठीक, ये IMEC क्या है, मैपिंग देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मैपिंग तो अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि UPSC ना आजकल मैपिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखिए SCO क्या है। SCO के हेड ऑफ स्टेटस या राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद का 24वां शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ था। 1 डे एग्जाम वालों के लिए, स्टेट PCS या फैक्चुअल वालों के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था 24वां शिखर सम्मेलन, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। SCO का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान के अस्ताना में। RO, UP PCS, BPSC, इन सब के लिए बस, इसके अलावा और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। UPSC के लिए कि परिणामों पे एक नज़र डाल देते हैं। बेलारूस SCO का शामिल होने वाला 10वां सदस्य बन जाएगा। ये PCS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, UPSC के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर पूछेगा तो कि SCO का भी 10वां मेंबर बन गया है। कौन बना है? बेलारूस। तो इस SCO की शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र, कार्यक्रम और रणनीतियों को अपनाया गया, जो कि हमेशा ही अपनाया जाता है।
कौन कौन सी रणनीति हैं? पहला 2025 से 27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद से निपटने हेतु सहयोग कार्यक्रम। ओके। 2024 से 29 के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ रणनीति। ठीक है। 2035 तक के लिए एससीओ विकास रणनीति। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 25 से 27, 24 से 29 और 35। ठीक है। एससीओ के सदस्य देशों ने कजाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड यूनिटी फॉर जस्ट पीस, हार्मनी एंड डेवलपमेंट का समर्थन किया। ठीक है। एससीओ के जितने सदस्य देश थे उन लोगों ने क्या किया कि कजाकिस्तान ने कुछ प्रस्तावित किया था। ठीक है। बस इतना याद रखिए, कजाकिस्तान ने कुछ प्रस्तावित किया था तो उसका एससीओ के सदस्य देशों ने उसका समर्थन किया है। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। स्टेट पीसीएस वालों के लिए या अदर्स एग्जाम वालों के लिए, यूपीएससी के लिए नहीं है क्योंकि यूपीएससी ये सब नहीं पूछता कि हेडक्वार्टर कहाँ है। उत्पत्ति की स्थापना, एससीओ की उत्पत्ति कब हुई? 2001 में शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। ठीक। 10 स्थायी सदस्य हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके सदस्य चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान पड़ोसी देश भी हैं, और ईरान 2023। ईरान 2023 में एससीओ का मेंबर बना और 24 में बेलारूस बना। ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि स्टेट 1 एग्जाम वालों के लिए कि ईरान और बेलारूस एससीओ के मेंबर हैं या नहीं। यूपीएससी भी पूछ सकता है कि ईरान और बेलारूस एससीओ के मेंबर हैं या नहीं है। और यूपीपीसीएस, आरओ और एआरओ और अदर्स एग्जाम 1 डे फैक्चुअल वाले बस ये पूछेंगे कि अभी हाल ही में एससीओ का नया मेंबर बना है तो कौन बना है? बेलारूस बना है। ठीक। ये आपको पता होना चाहिए कि अभी एससीओ का नया मेंबर बेलारूस बना है। ठीक है। यूपीएससी पूछ सकता है, बहुत कम चांसेस है, 20% चांस है। एससीओ ने बस, बट इसका ये कंट्री याद होनी चाहिए। एससीओ ने 2015 में रूस के उफा में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया था। अब ये पूछेगा कि भारत इसका मेंबर है या नहीं है। ठीक है। तो बस पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान और मंगोलिया। ठीक है। ये डाल सकता है कि पर्यवेक्षक देश एससीओ के पर्यवेक्षक सदस्य हैं। यूपीएससी के एक स्टेटमेंट में दे सकता है। ठीक है। उद्देश्य है ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी रैट्स के जरिए आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के यानी आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में एससीओ सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा वार्ता को सुविधा प्रदान करना। ओके। काशी वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ये एग्ज़ाम में आया भी था, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में यह आया था कि अभी हाल ही में एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है? तो काशी वाराणसी बनी। अब नहीं पूछेगा, अब यूपीएससी पूछ सकता है कि इसको बनाया गया था या नहीं। ठीक है। अब ग्रुप ऑफ 7 देखते हैं। ग्रुप ऑफ 7 ने भारत ने इटली के अपोलिया में आयोजित 50वें ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है। अब देखिए इटली के अपोलिया में G7 कहाँ हुआ था? इटली के अपोलिया में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आरओ वालों के लिए या अदर्स या पीपीएससी स्टेट पी से जो भी देते हैं उनके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रैंक बिल्कुल भी नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक। या भारत के आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है। G7 का त्वरित में अवलोकन करते हैं। उत्पत्ति 1973 के ऊर्जा संकट के बाद आर्थिक और वित्तीय सहयोग की आवश्यकता को देखते हुए 1975 में G7 की स्थापना की गई थी। बस ये आपको पता होना चाहिए कि 1975 में स्थापना की गई थी। G7 कब आया था? तो 1975 में आया था। ठीक। अब प्रकृति क्या है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रवासन, जलवायु परिवर्तन, युद्ध संघर्ष जैसे मुद्दों पर विचार करने हेतु विश्व के अग्रणी लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है। ठीक है। सदस्य मेंबर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद होना चाहिए। तो अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली और फ्रांस। रूस 1998 में G7 में शामिल हुआ था, तो रूस भी मेंबर है G7 का। इसके बाद उसका नाम G8 पड़ा, लेकिन 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जे के कारण रूस को इससे बाहर कर दिया गया, तो रूस G7 का मेंबर नहीं है। यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, परंतु इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है, तो रूस मेंबर नहीं है। रूस मेंबर नहीं है। किसका मेंबर नहीं है? G7 का नहीं है, G7 का। ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी। और ये यूरोपीय संघ इसका सदस्य है कि नहीं है? मेंबर नहीं है। और यूरोपीय संघ यानी EU मेंबर नहीं है, बट भाग लेता है।
नहीं है, लेकिन सम्मेलन में भाग लेता है, लेकिन शिखर सम्मेलन में भाग लेता है रूस, वो EU शिखर सम्मेलन में भाग लेता है, भाग लेता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, एक तो आपके लिए कंट्री इंपॉर्टेंट है, एक ये कि रूस इसका मेंबर है नहीं है, और सेकंड कि रूस इसमें यूरोपीय यूनियन इसका मेंबर है या नहीं है। ये तीन चीज़ें आपको तो एकदम पता होनी चाहिए G7 के बारे में। अब देखिए G7 में स्थायी संरचना का अभाव है, ओके। इसकी अध्यक्षता, जो G7 की अध्यक्षता है, वो बारी बारी से सदस्य देशों द्वारा की जाती है तथा अध्यक्षता करने वाला देश ही इसका सालाना एजेंडा तय करता है, ठीक को ओके। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। कार्यप्रणाली, पहले वैश्विक अवसंरचना और निवेश भागीदारी यानी PGII, इसे विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए 2022 में शुरू किया गया था, ठीक है। PGII, ये इंपॉर्टेंट है कि PGII को कब शुरू किया गया था, तो 2022 में। किस लिए शुरू किया गया था, तो विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए, ओके। G7 के पहल के जरिए 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जुटाई जाएगी, ठीक। एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका पहल, ये पहल इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका पहल को G7 के नेतृत्व वाला एक प्रयास है, ओके, जिसका उद्देश्य अफ्रीका में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बाहरी निवेश तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। अन्य पहले इसकी क्या है कि G7 समुद्र और महासागरों का भविष्य पहल यानी FSOI, G7 ऑयल प्राइस कैप कोएलिशन, खाद्य सुरक्षा, संधारणीय कृषि को बढ़ाने के लिए अपूलिया खाद्य प्रणाली आदि। तो इसमें तीन ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक मेंबर, एक रूस इसका मेंबर है या नहीं है, और ये EU मेंबर है या नहीं है। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सेकंड थिंग ये पता होनी चाहिए कि एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका ये किसका पहल है, ये पूछ सकता है स्टेट एग्ज़ाम में, ठीक है। अब नाम देखते हैं। नाम ने क्यूबा को अमेरिका की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की एकपक्षीय सूची से हटाने की मांग की है, ठीक है। अब ये तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है नहीं, पहली लाइन देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो नाम की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 1955 में बारडुंग इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका सम्मेलन में से मानी जाती है, जहां नाम के सिद्धांत की आधारशिला रखी गई थी, ओके। 1961 में बेलग्रेड में आयोजित नाम के पहले सम्मेलन में औपचारिक गठन हुआ, तो कब हुआ, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, ओके। सिद्धांत, स्वतंत्र विदेश नीतियों का समर्थन करने, शीत युद्ध के तनाव को कम करना और नए स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए एक मंच प्रदान करना नाम का उद्देश्य है। नाम की सदस्यता, तो वर्तमान में नाम के 120 मेंबर हैं। अब आपको इतने मेंबर याद हो नहीं पाएंगे, और यह मुख्यतः विकासशील देश है। जितने भी नाम के मेंबर है ये आपको पता होने चाहिए, मुख्यतः इसमें विकासशील देश ही हैं, ठीक है। अब नाम के मेंबर आपको 120 तो याद हो नहीं पाएंगे, तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक। तो हटाइए, मेंबर ना याद करिएगा, इसमें दिया भी नहीं है। इस शक्तिशाली देशों वाले गठबंधनों के साथ औपचारिक गठबंधन में शामिल होना, ठीक है। इसकी नीति क्या, इसमें ना कुछ नाम अगर पूछेगा ना तो कुछ स्टेटमेंट वगैरह दे के पूछेगा, तो आप ये आपको स्टेटमेंट में देख लीजिएगा, इतना जो दिया वो पढ़ लीजिएगा। अमेरिका के स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की एक पक्षीय सूची में वे देश शामिल हैं जो कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को प्रायोजित कर रहे हैं। ऐसी सूची में शामिल देशों को अमेरिका द्वारा लागू एक तरफा आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, ठीक। क्यूबा के अलावा उत्तर कोरिया, ईरान और सीरिया भी सूची में शामिल है, ठीक है। क्यूबा के पक्ष में नाम का रुख ग्लोबल साउथ के देशों के लिए इसके महत्व को दर्शाता है, ओके। अब चलिए राष्ट्रमंडल पे चलते हैं, ठीक। हाल ही में लंदन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के 75 वर्ष पूरे हो गए, ठीक। 26 अप्रैल 1949 को लंदन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी के साथ आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना हो गई थी, ठीक है। भारत राष्ट्रमंडल के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, भारत राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा सदस्य देश है, ठीक है, होगा, मतलब ये आपको लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रमंडल की कुल आबादी में से लगभग 60% आबादी भारत में निवास करती है। जनसंख्या मामले में तो हम आगे हैं, ये नो डाउट, ठीक। तो भारत राष्ट्रमंडल में चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश भी है, चलो हम देते भी हैं।
दानी तो हम हैं ही। भारत ने नई दिल्ली में 1983 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन यानी CHOGM और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। ओके, 2018 में इंडिया UN डेवलपमेंट फंड के अधीन कॉमनवेल्थ सब विंडो 5 वर्षों में $50 मिलियन की स्थापना की गई थी। ओके, राष्ट्रमंडल का त्वरित अवलोकन करेंगे तो इसमें भारत से ही 56 देश शामिल हैं राष्ट्रमंडल में। यह अधिकांशतः भारत ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन रहे राष्ट्रों का एक स्वैच्छिक संघ है। ठीक, ये देश लोकतंत्र, व्यापार, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पर आपस में सहयोग करते हैं। उत्पत्ति कब हुई? 1926 में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन और डोमिनियन स्टेट्स वाले देश ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक समुदाय के समान सदस्यों के रूप में जुड़ने हेतु सहमत हुए थे। ठीक है, 1947 में क्या हुआ कि स्वतंत्रता के बाद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। ठीक, जब इंडिया स्वतंत्र हो गया तब भी उसका सदस्य बना रहा। ठीक है, 1949 में क्या हुआ कि लंदन घोषणा पत्र के तहत यह घोषणा की गई कि गणतंत्र एवं अन्य देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इसके बाद आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई। ओके, CHOGM का कार्य राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होती है। ठीक है, यानी कि CHOGM की जो बैठक होती है वो 2 वर्ष में एक बार होती है और इस बैठक में प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसकी हालिया बैठक 2022 में रवांडा में हुई थी। ओके, राष्ट्रमंडल से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य कौन से हैं कि इसमें सभी सदस्यों को समान दर्जा मिला है और निर्णय भी सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक, सदस्य देश राष्ट्रमंडल के प्रमुख या अध्यक्ष का चयन करते हैं। ओके, विगत नेता प्रमुख उदाहरणों में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रमुख और किंग चार्ल्स III वर्तमान प्रमुख शामिल हैं। ठीक है, किंग चार्ल्स यूनाइटेड किंगडम के अलावा 14 राष्ट्रमंडल देशों या क्षेत्रों के राज प्रमुख हैं। ओके, इस गुट में अधिकांश देश गणतंत्र हैं। बारबाडोस 2021 में यूनाइटेड किंगडम के सम्राट को अपने राज प्रमुख के पद से हटाने वाला आखिरी देश है। ठीक है, राष्ट्रमंडल की प्रमुख पहले क्या है? राष्ट्रमंडल के सिद्धांतों का घोषणा पत्र 1971 और हरारे राष्ट्रमंडल घोषणा पत्र 1991 जैसे समझौते। ठीक, राष्ट्रमंडल चार्टर 2012 में आया। इसमें विधि का शासन जैसे 16 प्रमुख साझा सिद्धांतों को शामिल किया गया। रंगभेद को समाप्त करने में भूमिका राष्ट्रमंडल के प्रयास और समर्थन से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने में मदद मिली थी। ओके, युवाओं को सशक्त बनाना या एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जिसके पास एक समर्पित युवा कार्यक्रम है। इसका नाम कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम यानी कि CYP है। ठीक, राष्ट्रमंडल साइबर घोषणा पत्र 2018, इसमें साइबर स्पेस के विकास का समर्थन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल सचिवालय की हिंसक उग्रवाद रोधी यूनिट, तो ऐसा कुछ है। एक सेकंड, राष्ट्रमंडल से संबंधित सुर्खियाँ क्या है कि कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम यानी कि CLGF, भारत ने श्रीलंका में कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम CLGF के वार्षिक बोर्ड की बैठक में भाग लिया और इसकी थीम थी महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सामाजिक लचीलेपन को मजबूत करना। ठीक है, मुख्यालय कहाँ इसका? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। स्थापना हुई थी 1995 में। ये इम्पॉर्टेंट है, एक बात देख लीजिएगा, UPSC कभी कभी ऐसे ऐसे चीज़ें पूछ लेता है कि CLGF क्या है, ये वो, है ना। यह फोरम भारत से, यानी कि CLGF फोरम जो है वो भारत से ही 56 राष्ट्रमंडल देशों से स्थानीय सरकार से संबद्ध मंत्रालय, स्थानीय सरकार से संबद्ध राष्ट्रीय संघों और व्यक्तिगत परिषदों को एकजुट करता है। ठीक है, यह सार्वजनिक जीवन विशेष रूप से स्थानीय शासन में समान प्रतिनिधित्व के मामले में महिलाओं की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी का समर्थन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। CLGF की यह प्रतिबद्धता सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 5 के अनुरूप है। अब देखिए, राष्ट्रमंडल में और कुछ तो नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है CLGF। ठीक है, अब SDG 5 क्या है? लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। SDG के सारे पॉइंट ना, जो 17 हमारे गोल हैं वो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। 17 गोल कब कुछ ना कुछ स्टेट में भी पूछता है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC हाल ही में आयोजित पहली भारत GCC संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक पर रणनीतिक वार्ता के लिए संयुक्त कार्य योजना 2024 से 28 को अपनाया गया। ठीक है, देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि
इसमें से सिर्फ इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, रियाद। इसमें से इस बार क्या हुआ है कि इसका जो वो है मतलब जो वार्ता हुई है वो इंडिया में है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। हेड क्वार्टर कहाँ है, सही खाड़ी से परिषद का, तो रियाद में है। स्थापना कब हुई, 1981 में। सदस्य जीसीसी में खाड़ी के 6 देश शामिल हैं, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान। उद्देश्य इसका यही कंट्री इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सदस्य, ठीक है। उद्देश्य राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से सभी क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच समन्वय, एकीकरण और परस्पर संबंधों को बढ़ावा देना, ठीक। भारत जीसीसी संबंध, भारत के जीसीसी के साथ संबंध कैसे हैं, तो पहला भारत जीसीसी राजनीतिक संवाद 2003 में आयोजित किया गया था, ठीक है। वर्तमान में भारत की सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ रणनीतिक साझेदारी है। किसकी किसकी है भारत की, तो सऊदी अरब के साथ है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ है और ओमान के साथ है, ठीक है। भारत और निवेश, जीसीसी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक। यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, ठीक, कुवैत, ये भारत के सबसे बड़े साझेदार हैं। जीसीसी देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा है, ठीक है। प्रवासी और विप्रेषण, लगभग 8.9 मिलियन अरब प्रवासी जीसीसी देशों में रहते हैं और यह कुल अनिवासी भारतीयों का 66% है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप अपने उसके नॉलेज के लिए आपको मन हो तो याद रखिएगा, पता होना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। 2020-21 में भारत का कुल विप्रेषण का लगभग 30% हिस्सा जीसीसी सदस्य देशों से प्राप्त हुआ था, ठीक है। ऊर्जा, जीसीसी देश भारत के तेल आयात में 35% और गैस आयात में 70% का योगदान करते हैं। नाटो क्या है, अब नाटो के बारे में जानते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि अभी नाटो में क्या हुआ कि 75 वर्ष इसने पूरे किए और साथ ही स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो में 32वां सदस्य बना है, ठीक। इससे पहले 31वां सदस्य फिनलैंड बना था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, नॉर्थ अटलांटिक संधि से हुई थी, ठीक। प्रकृति क्या है इसकी नाटो की कि 32 देशों का एक राजनीतिक एवं सैन्य संघ गठबंधन है। 12 संस्थापक सदस्य हैं, नया सदस्य फिनलैंड है, 2023 में बना था, 32वां स्वीडन है, ठीक। तो मुख्य उद्देश्य सामूहिक रक्षा, यानी किसी भी एक सहयोगी देश के विरुद्ध हमला सभी सहयोगियों के विरुद्ध हमला माना जाएगा, अनुच्छेद 5 के तहत, ठीक है। नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत नाटो के बारे में 2022 में यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया था और अभी तक इसका सदस्य नहीं बना है। अभी तक यूक्रेन नहीं बना है नाटो का सदस्य, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नाटो के सदस्य देश ना, ये एक मैपिंग से बता दिया गया है, तो आप ये मैपिंग देख लीजिएगा कि कौन कौन से इसके सदस्य हैं, ठीक। अब स्वरूप, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच जुड़ाव का विशिष्ट माध्यम है। यह एक ट्रांस अटलांटिक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन भी है। यह सदस्य देशों की रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में परामर्श एवं सहयोग करने तथा बहुराष्ट्रीय संकट प्रबंधन कार्यों को एक साथ संचालित करने में सक्षम बनाता है, ओके। वित्त पोषण, संगठन के संचालन संबंधी खर्चों को पूरा करने में प्रत्येक सदस्य देश योगदान करता है और यह योगदान सकल राष्ट्रीय आय से प्राप्त एक लागत साझाकरण सूत्र पर आधारित है, ठीक है। कार्यक्रम क्या है कि शांति के लिए भागीदारी, भूमध्य सागरीय संवाद, इस्तांबुल सहयोग पहल आदि। अन्य संबंधित शब्दावली क्या है, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी MNNA, इसके MNNA के दर्जे संबंधी प्रावधान अमेरिकी कानून में किए गए हैं। यह दर्जा प्राप्त विदेशी भागीदारों को रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में 19 देश MNNA के रूप में नामित हैं। इन देशों में ब्राज़ील, मिस्र, इजराइल, जापान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड आदि देश शामिल हैं। भारत को MNNA का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगर पूछेगा तो जनरली नाटो में, तो ये लाइन जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ना जनरली यही सब पूछता है कि भारत इसका मेंबर है नहीं है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक। अब नाटो +5 क्या है कि नाटो +5 ये देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका, नाटो देश और 5 साझेदार देशों को एक मंच पर लाने वाला एक सुरक्षा गठबंधन है नाटो +5, ठीक। यह 5 साझेदार हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। अब देखिए नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अभी स्वीडन और फिनलैंड इसके नए मेंबर बने, तो नाटो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नाटो में क्या इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है नाटो
इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो नाटो +5 इम्पोर्टेंस है, आपको पता होना चाहिए। नाटो +5, सेकेंड थिंग कि नाटो मेंबर, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी स्वीडन और फिनलैंड नया मेंबर बनना है। ठीक है, अब चलिए 1949 का जिनेवा कन्वेंशन क्या है। ठीक, 2024 में 1949 के जिनेवा कन्वेंशन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, ध्यातव्य की जिनेवा 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक, अब ध्यातव्य की जिनेवा कन्वेंशन में ही अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून की आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के बारे में देखते हैं कि क्या है। पहली बात तो परिभाषा, IHL को युद्ध के कानून या सशस्त्र संघर्ष के कानून के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह नियमों का एक सेट है जो सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करने, उन व्यक्तियों की रक्षा करने और मानवीय कारणों की तलाश करता है जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे या अब तक उसमें शामिल नहीं है, जैसे नागरिक, युद्धबंदी और घायल। ठीक है, 1949 का जिनेवा कन्वेंशन क्या है, तो जिनेवा कन्वेंशन के तहत 4 संधियाँ, एक पहले 1949 में औपचारिक रूप दिया गया था और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल हैं इसमें। पहला कन्वेंशन GC1, इसके तहत युद्ध के दौरान भूमि पर घायल और बीमार सैनिकों की रक्षा करने का प्रावधान किया गया। ओके, दूसरा कन्वेंशन क्या हुआ, इसके तहत युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार और जहाज दुर्घटना में घायल सैन्य कर्मियों की रक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, तीसरा कन्वेंशन क्या था कि मानवीय व्यवहार, देखभाल और युद्ध बंदियों के बीच समान व्यवहार आदि शामिल है। ओके, चौथा कन्वेंशन क्या है कि यह अधिकृत क्षेत्र सहित नागरिकों की रक्षा करता है। ठीक है, अतिरिक्त प्रोटोकॉल्स क्या है इसके, 1977 और 2005 के अतिरिक्त प्रोटोकॉल्स जिनेवा कन्वेंशन के पूरक हैं। पहला प्रोटोकॉल फर्स्ट 1977 यह अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों के लिए सुरक्षा का प्रावधान करता है। ओके, प्रोटोकॉल सेकंड यह गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों के लिए सुरक्षा का प्रावधान करता है। ठीक, प्रोटोकॉल थर्ड, इसके तहत रेड क्रिस्टल के रूप में एक अतिरिक्त प्रतीक अपनाया गया। IHL के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, भारत ने 1949 के सभी 4 जिनेवा कन्वेंशन का अनुसमर्थन कर दिया। ठीक है, IHL से संबंधित अन्य संधियों में निम्नलिखित शामिल है। पहला तो सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए हेग कन्वेंशन 1954 सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा करता है। जैविक हथियार कन्वेंशन 1972 जैविक हथियारों के विकास और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, रासायनिक हथियार कन्वेंशन 1993 रासायनिक हथियारों के उपयोग, उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना के लिए रोम संविधि 1998 जिसके तहत युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई है। ओके, अब आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण गठबंधन कौन से, कमेटी ऑफ 10 यानी कि C10 और L69 ग्रुप क्या है। भारत विदेश मंत्री ने C10 और L69 ग्रुप की पहली संयुक्त मध्यस्थीय बैठक में भाग लिया। देखते हैं क्या C10। इसे 2008 में 10 अफ्रीकी वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की समिति के रूप में स्थापित किया गया था। ओके, ये है C10। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका जो C10 और L10 है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सदस्य इसको कौन है, सदस्य देख लीजिएगा। कार्य तो अल्जीरिया, बोत्सवाना, कैमरून, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट शामिल है। और इसमें क्या है कि 10 अफ्रीकी वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ठीक के रूप में स्थापित किया गया है, गवर्नर की समिति के रूप में। कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों आदि के गवर्नेंस में अफ्रीकी भागीदारी को बढ़ाने में मदद करना। ओके, अब चलिए L69 समूह देखते हैं, ये क्या है। ये है कुछ L69 समूह का त्वरित अवलोकन। इसमें देखते हैं कि उत्पत्ति हुई तो संयुक्त सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए विकासशील देशों के समूह द्वारा 2007 में स्थापित किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक विकासशील देशों को शामिल करने और समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबंधित करने के लिए UNSC सदस्यता की दोनों श्रेणियों में विस्तार का समर्थन करता है। ठीक है,
सदस्य L69 समूह में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन क्षेत्र, प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश और एशिया के देश शामिल हैं। भारत सदस्य है ये इसका इम्पोर्टेंट लाइन है L69 का। ठीक, नाम की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो इसका नाम है L69 नामक दस्तावेज के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जो 2007-8 में यूएन महासभा में पेश किया गया एक संकल्प था। इसी के आधार पर यूएनएससी में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया शुरू हुई थी। ओके, गतिविधियाँ L69 समूह नियमित रूप से अफ्रीकी समूह और अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ समन्वय करता है ताकि यूएनएससी में सुधार से संबंधित रणनीतियों को विकसित किया जा सके। इसके लिए समूह आपसी परामर्श और बैठकें भी आयोजित करता है। ओके, चलिए अब हम बाकी आज के लिए इतना ही। आगे का करंट अफेयर्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।